क्या एक गैस सिलेंडर किसी की जान ले सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये सवाल आज भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही कड़वी, एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत बन चुका है। तो चलिए आज इस पूरे संकट की कहानी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो तारीख है 13 मार्च 2026। जगह पंजाब का एक छोटा सा जिला बरनाला। ये वो दिन था, वो तारीख थी जो एक परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 66 साल के एक बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल, वो सुबह से ही तेज धूप में खड़े थे, सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। लाइन इतनी लंबी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि खत्म कहां होगी। और घंटों, जी हां, घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं उसी लाइन में उनकी मौत हो गई। सोचिए, घर का चूल्हा जलाने के लिए गैस का इंतजाम करते करते एक इंसान की जान चली गई। लेकिन जिस दिन ये सब हुआ, ये दुखद घटना घटी, उसी दिन देश में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ बहुत ही चौंकाने वाला हो रहा था। अचानक से सोशल मीडिया पर हजारों, जी हां हजारों लोग एक जैसा मैसेज पोस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल एक जैसा, वही बुकिंग का टाइम, वही डिलीवरी का टाइम, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दी हो। मतलब आप सोचिए, एक तरफ एक इंसान लाइन में खड़ा खड़ा मर जाता है और दूसरी तरफ ये दिखाने की जोरदार कोशिश चल रही है कि अरे नहीं, सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखिए, भूषण कुमार की कहानी कोई इकलौती अकेली घटना नहीं थी। नहीं, वो तो बस एक चेहरा थे उस बहुत बड़े संकट का, जिसने उस वक्त पूरे के पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। दिल्ली, पुणे, लखनऊ, हर बड़े शहर में मीलों लंबी कतारें लगी थीं सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम तो पूरी तरह से बैठ चुके थे, क्रैश हो गए थे। लखनऊ में तो हताशा का आलम यह था कि एक आदमी गैस से लदे ट्रक के आगे ही लेट गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि बड़े शहरों में करीब करीब 30% रेस्टोरेंट पर ताला लग गया। फूड डिलीवरी का काम 60% तक गिर गया। और तो और सिलेंडरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लगानी पड़ रही थी। मतलब सिलेंडरों की लूट और चोरी की खबरें तो जैसे रोज की बात हो गई थी। और देखिए, ये तो सीधा सा नियम है, जहां किसी चीज की कमी होती है वहां कालाबाजारी, मतलब ब्लैक मार्केट शुरू हो जाता है। जो घरेलू सिलेंडर सरकार करीब 900 रुपए में दे रही थी, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2000 से 3000 रुपए में बिक रहा था। और कमर्शियल सिलेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो 6000 रुपए तक पहुंच गया था। सोचिए, 6 गुना ज्यादा कीमत। अब इस पूरे केओस के बीच जो सबसे हैरान करने वाली बात थी ना, वो था सरकार का रवैया। मतलब जमीन पर जो हो रहा था और सरकार जो कह रही थी, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा लग रहा था जैसे देश में दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हों। एक हकीकत थी आम लोगों की, जहां लोग लाइनों में खड़े खड़े दम तोड़ रहे थे, छोटे मोटे धंधे बंद हो रहे थे। और फिर थी सरकार की हकीकत, जहां पेट्रोलियम मंत्री आके कहते थे, नहीं जी, घरेलू सप्लाई तो पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री का बयान आता था कि जो लोग डर फैला रहे हैं ना, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर सच में कोई कमी थी ही नहीं, सब कुछ ठीक था, तो फिर सरकार वो कदम क्यों उठा रही थी जो वो उठा रही थी? मतलब अगर सब कुछ ठीक था, तो फिर अचानक से घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा क्यों कर दिया? कमर्शियल सप्लाई को जरूरत के सिर्फ 20% पर क्यों रोक दिया गया? 2 सिलेंडर बुकिंग के बीच का जो गैप था, उसे 15 दिन से बढ़ाकर सीधा 45 दिन क्यों कर दिया? और हद तो तब हो गई जब शहरों में रेस्टोरेंट्स को कोयला और केरोसिन जलाने की परमिशन दे दी गई। ये सारे कदम तो चीख चीख कर कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं हैं, और ये सरकार के कोई कमी नहीं है वाले दावे से बिल्कुल उल्टे थे। तो असल में ये संकट सिर्फ सप्लाई का नहीं था। नहीं, ये संकट था दूरदर्शिता की कमी का, प्लानिंग की कमी का। एक ऐसा संकट जिसके सिग्नल्स बहुत पहले से मिल रहे थे। अच्छा, तो हुआ क्या था? इस संकट की जो फौरी वजह थी, वो था मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ एक युद्ध। इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया गया। अब ये रास्ता हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत की आधे से ज्यादा एलपीजी सप्लाई इसी रास्ते से आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हो गया? चलिए जरा कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहला आंकड़ा, 60%। भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से खरीदता है। यह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की पहली और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, 90%। जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है। जी हां, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब बंद हो चुका था। मतलब हमारी निर्भरता
एक ही रास्ते पर जरूरत से कहीं ज्यादा थी। और अब वो आंकड़ा जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। भारत के पास अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था उसमें 2 दिन से भी कम की एलपीजी बची थी। 2 दिन से भी कम, मतलब अगर सप्लाई चेन किसी भी वजह से रुक जाए तो पूरे देश के पास 48 घंटे से भी कम का बैकअप था बस। और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इस संकट को टाला जा सकता था, ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जनवरी से ही चेतावनी दे रहे थे कि उस इलाके में लड़ाई छिड़ सकती है, लेकिन ना तो सप्लाई के लिए कोई नया रास्ता खोजा गया, ना ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया गया। और तो और जब वो रास्ता बंद हो भी गया तब भी एक्शन लेने में कहते हैं 1 हफ्ता लग गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? ये संकट आखिर खत्म कब और कैसे होगा? और इस मुश्किल हालात में आम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मोटे तौर पर हमारे सामने 4 रास्ते हैं। पहला कि जल्दी से सीज फायर हो जाए, मतलब युद्ध रुक जाए, लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। दूसरा रास्ता है कि हम दूसरे देशों से इमरजेंसी सप्लाई मंगवाएं, जो शुरू तो हो गई है पर वो हमारी जरूरत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तीसरा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता फिर से खुल जाए, लेकिन वो बिना युद्ध रुके मुमकिन नहीं है। और चौथा है कि भारत को एक एक करके अपने जहाजों को निकालने की खास परमिशन मिले, जिस पर बातचीत चल रही है। सीधी सी बात यह है कि इस संकट से पूरी तरह निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो इस बीच में हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें हैं। अगर घर में बिजली ठीक ठाक आती है तो इंडक्शन कुकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहां पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा है, वहां उसके कनेक्शन के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर कोई ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचता दिखे तो उसकी शिकायत जरूर करें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर। और सबसे जरूरी बात, प्लीज घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा मत कीजिए। पैनिक बाइंग से हालात सुधरते नहीं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये सब तो हो गई समाधान की बातें। इन सब के बीच हमें एक पल रुककर ये सोचना होगा कि इस पूरे संकट की सबसे बड़ी, सबसे असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। इस संकट की जो सबसे दर्दनाक तस्वीर है ना, वो ये है। जरा उस महिला के बारे में सोचिए जो सरकार के उज्ज्वला योजना की वजह से सालों बाद चूल्हे के जहरीले धुएं से बाहर निकली थी। आज वो वापस उसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। और ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये ग्रामीण भारत की लाखों महिलाओं की कहानी है जिनके पास ना तो 24 घंटे बिजली का कोई भरोसा है और ना ही पीएनजी जैसा कोई दूसरा ऑप्शन। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी देश की एनर्जी सिक्योरिटी इतनी नाजुक, इतनी कमजोर नींव पर खड़ी हो, तो प्लानिंग की कमी की, दूरदर्शिता की कमी की असली कीमत कौन चुकाता है? वो भूषण कुमार मित्तल जिनकी लाइन में खड़े खड़े जान चली गई, या फिर वो महिला जो एक बार फिर चूल्हे का धुआं फांकने पर मजबूर है? क्या Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.